Hello students, this is Kritika Sethi. Welcome you all on Epic Education. So let's start our topic remuneration to employees. This is the seventh principle of Henry Fayol and eighth will be centralization and decentralization. So here in this video I will cover these two principles. हम स्टार्ट करते हैं रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉयज़ कि एम्प्लॉयज़ को किस तरह की रेम्यूनरेशन देनी चाहिए। रेम्यूनरेशन में सैलरी भी आ जाती है, अलाउंसेस भी आ जाते हैं। देखिए स्टूडेंट्स कि जो एम्प्लॉयज़ होते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो काम कर रहे हैं उनको उनकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग रेम्यूनरेशन दी जानी चाहिए। एक अगर मान लो टॉप लेवल मैनेजमेंट पे कोई काम कर रहा है या फिर टॉप लेवल कोई मैनेजर है तो उसको उसकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग रेम्यूनरेशन दी जानी चाहिए, ठीक है। और लोअर लेवल पे जो काम कर रहा है उसको उसके अकॉर्डिंग। बट एक और बात भी होती है, क्या टू टॉप लेवल मैनेजर्स विल गेट सेम रेम्यूनरेशन? देखिए, अगर हम उनको सीधा बोल देंगे कि आपको सेम रेम्यूनरेशन मिलेगी तो उनका काम भी सेम ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक पर्सन तो बहुत अच्छे से काम करता है, अपने टारगेट जो है वो अच्छे से कंप्लीट कर लेता है, अचीव कर लेता है, तो उसको भी आप वही रेम्यूनरेशन दे रहे हैं, और जो अपने टारगेट्स अचीव नहीं कर पाता है उसको भी आप सेम रेम्यूनरेशन दे रहे हैं। तो यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो जाएगी। देखिए, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ मैनेजर टू इंश्योर दैट एवरीबडी इज़ बीइंग पेड रेम्यूनरेशन अकॉर्डिंग टू देयर वर्क। वो जैसा काम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उनको रेम्यूनरेशन दी जानी चाहिए। इफ़ एम्प्लॉयज़ आर नॉट पेड प्रॉपरली फॉर देयर वर्क, they will not do their work with perfect dedication, honesty and capacity। देखिए, अगर आप जितना डिज़र्व करते हो, जितना हार्डवर्क आप कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उसके अकॉर्डिंग अगर आपको पे नहीं मिलती है, रेम्यूनरेशन नहीं मिलती है, तो आप अपनी पूरी डेडिकेशन के साथ काम नहीं कर पाते हैं। तो आपको लगता है कि हम थोड़ा बहुत काम भी कर लेंगे तो भी हमें इतने ही पैसे मिलने हैं, तो हम इतने ज़्यादा जो है वो एफ़र्ट्स क्यों लगाएं। हम परफेक्ट डेडिकेशन के साथ काम नहीं कर पाते हैं, अपना पूरा पोटेंशियल यूज़ नहीं कर पाते हैं। अपनी पूरी कैपेसिटी को हम यूज़ नहीं करते हैं अगर हमें हमारे अकॉर्डिंग रेम्यूनरेशन नहीं मिलती है। एज अ रिज़ल्ट ऑर्गेनाइजेशन विल हैव टू फेस फेलियर। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस उसके एम्प्लॉयज़ पे ही डिपेंड करती है। अगर एम्प्लॉयज़ अच्छे से काम कर रहे हैं, पूरी डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं, तभी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल हो सकती है, अदरवाइज इट विल हैव टू फेस फेलियर। फेयोल क्या कहते हैं, he feels that employees should be given monetary as well as non monetary incentives। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे बाद में, मॉनिटरी इंसेंटिव्स क्या होते हैं और नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव्स क्या होते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, उनको मॉनिटरी इंसेंटिव्स भी दिए जाने चाहिए और नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव्स भी। अगर हम एक ब्रीफ में बात कर लेते हैं तो मॉनिटरी इंसेंटिव्स कौन से होते हैं? हाइक इन दी सैलरी, कि उनकी सैलरी में टाइम टू टाइम इंक्रीमेंट होना चाहिए, ठीक है। नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव क्या हो सकते हैं कि उनको रिकॉग्निशन दो। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन में बेस्ट काम कर रहा है तो उसको अप्रेजल मिलना चाहिए, उसको रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, तभी जो है बाकी एम्प्लॉयज़ भी क्या कर पाएंगे, उनकी तरह एफ़र्ट्स कर पाएंगे। उनको मॉनिटरी इंसेंटिव्स भी दिए जाने चाहिए और नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव्स भी दिए जाने चाहिए। देखिए, अगर रेम्यूनरेशन फेयर होगी, आप सही से उनको रेम्यूनरेशन दे रहे हैं, तो इसके कुछ ना कुछ पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स आपको दिखेंगे। फर्स्ट इज़ एनकरेजमेंट एंड सेटिस्फेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज़। अगर आप एम्प्लॉयज़ को टाइम टू टाइम इंक्रीमेंट दे रहे हो तो वो सेटिस्फाइड रहेंगे, वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को कभी भी छोड़ के नहीं जाएंगे, क्योंकि उनको पता है यहाँ पर हम फुली सेटिस्फाइड हैं। नेक्स्ट इज़ डिक्रीज इन लेबर टर्नओवर रेट। लेबर टर्नओवर रेट क्या होता है? यही होता है कि कितनी लेबर आपकी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ करके जा रही है। तो इस रेट में जो है वो डिक्रीज़ होगा। क्यों होगा? क्योंकि अगर आपके एम्प्लॉयज़ अच्छे से सेटिस्फाइड हैं, उनको पता है कि ऑर्गेनाइजेशन हमारी सारी नीड्स जो है वो फुलफ़िल कर रही है, तो उस केस में वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ करके नहीं जाएंगे। अगर आप इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते हो तो नेगेटिव इफ़ेक्ट क्या होगा? एनकरेजमेंट टू डिसऑनेस्टी। डिसऑनेस्टी क्रिएट हो जाएगी, एम्प्लॉयज़ जो है वो अपने काम से भागने लगेंगे, दे विल नॉट यूज़ देयर फुल पोटेंशियल। नेक्स्ट इज़ इंक्रीज इन लेबर टर्नओवर रेट। वो फर्स्ट अपॉर्चुनिटी देखते ही आपकी ऑर्गेनाइजेशन छोड़ करके चले जाएंगे। इसका एक एग्जाम्पल होता है, एग्जाम्पल आप सुनेंगे ध्यान से। सपोज देयर इज़ अ ऑर्गेनाइजेशन और
आपको पता है वहाँ पर एम्प्लॉयज़ जो हैं वो अच्छे से काम कर रहे हैं, लेकिन मार्केट में बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ती जा रही है। अगर चीज़ें महंगी होती जा रही हैं और आपको पता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में उससे प्रॉफिट्स भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो आपको भी एम्प्लॉयज़ को उसके अकॉर्डिंग इंक्रीमेंट देना चाहिए। चाहे वो आपको बोले इंक्रीमेंट के लिए या ना बोलें, तो आपको उनकी सैलरी जो है वो इंक्रीज़ करनी चाहिए। आपको अगर पता है कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है और आपके प्रॉफिट्स भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं, सो यू मस्ट इंक्रीज़ देयर सैलरी। अदरवाइज़ क्या होगा, वो फर्स्ट अपॉर्चुनिटी देखते ही आपकी ऑर्गेनाइजेशन छोड़ देंगे। जैसे ही उनको थोड़ा सा हाइक मिलेगा सैलरी में, तो वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन छोड़ करके चले जाएंगे। सो इससे होता क्या है कि अगर आप उनका टाइम टू टाइम ध्यान रखते हैं अपने एम्प्लॉयज़ का, उनकी रेम्यूनरेशन इंक्रीज़ करते हैं, तो वो भी आपकी एम्प्लॉयज़ के साथ जुड़े रहते हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े रहते हैं, और वो भी अपने आप को डेडिकेटेड फील करते हैं, राइट। सो दिस इज़ रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉयज़। अब हम बात करते हैं सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन की। देखिए, सेंट्रलाइजेशन क्या होता है कि सारी पावर एक जगह इकट्ठी हो जाना। मतलब कि टॉप मैनेजमेंट अगर ये है तो सारी पावर इसके पास है, कुछ भी पावर सबॉर्डिनेट्स के पास नहीं है। मीन्स ऑल द अथॉरिटी इज सबस्यूम्ड इन द टॉप लेवल मैनेजमेंट। तो अब देखिए, और डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है कि कुछ अथॉरिटी हमने किसको दे दी, सबॉर्डिनेट्स को दे दी है। तो ये होता है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। So the superiors should adopt effective centralization instead of complete centralization and complete decentralization. मतलब सुपीरियर्स को इफ़ेक्टिव सेंट्रलाइजेशन करना चाहिए। कंप्लीट का क्या होता है कि सारी अथॉरिटी आप अपने पास रख रहे हो। कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन का मतलब ऑल द अथॉरिटी इज़ विद द टॉप लेवल मैनेजमेंट। और कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब ये है कि आपने सारा जो है वो अथॉरिटी सबॉर्डिनेट्स को दे दी है। तो ये कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन भी नहीं होना चाहिए और कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन भी नहीं होना चाहिए। देयर मस्ट हैव अ इफ़ेक्टिव सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए कि मतलब कुछ आप अथॉरिटी अपने पास भी रखो। ऐसा नहीं है कि सारी अथॉरिटी आप डिसेंट्रलाइज कर दो। सो द सुपीरियर्स शुड कीप द अथॉरिटी ऑफ टेकिंग इम्पॉर्टेंट डिसीजंस इन देयर ओन हैंड्स। मतलब जो सुपीरियर्स हैं उनको मेन जो पॉलिसीज़ बनानी हैं, जो मेन डिसीजंस लेने हैं, मान लो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को एक्सपेंड करना है, नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने हैं, सो दीज डिसीजंस मस्ट बी केप्ट विद टॉप लेवल मैनेजमेंट। ये सारे डिसीजंस सुपीरियर्स के पास होने चाहिए। लेकिन अगर छोटे मोटे डेली डिसीजंस हैं, दैट यू कैन डेलीगेट टू दी सबॉर्डिनेट्स। वो डिसीजंस को आप क्या कर सकते हो, सबॉर्डिनेट्स को लेने के लिए बोल सकते हो। कि आपको मान लो रॉ मटेरियल परचेज़ करना है और सबॉर्डिनेट्स को पता है कि उसकी नीड है, तो वो डिसीजन आप उनको लेने के लिए ये राइट आप दे सकते हो उनको। लेकिन अगर मेन प्लानिंग करनी है, पॉलिसीज़ बनानी है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, दिस डिसीजन यू मस्ट टेक योर सेल्फ। तो कुछ डिसीजंस हम खुद अपने हाथ में रखते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट के हाथ में रखते हैं, और कुछ डिसीजन सबॉर्डिनेट्स को डिसेंट्रलाइज कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द डिसीजन इन रिस्पेक्ट ऑफ डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव्स एंड पॉलिसीज़। तो अगर आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स बनाने हैं, पॉलिसीज़ बनानी हैं, तो ये डिसीजन किसके पास होने चाहिए, सुपीरियर्स के पास होने चाहिए। और अगर हमें रॉ मटेरियल परचेज़ करना है, तो ये डिसीजन आप डेलीगेट कर सकते हो किसको, सबॉर्डिनेट्स को। तो इसमें इफ़ेक्टिव सेंट्रलाइजेशन का मतलब यही है कि आप कंप्लीट अथॉरिटी अपने पास मत रखो, कुछ डिसीजंस लेने की पावर आप सबॉर्डिनेट्स को भी दो, और कुछ डिसीजंस लेने की पावर आप अपने पास रखो। सो दिस इज़ इफ़ेक्टिव सेंट्रलाइजेशन। सो ऑर्गेनाइजेशन में इफ़ेक्टिव सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन या कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन नहीं होना चाहिए। अब इसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स क्या होंगे, डिक्रीज़ इन वर्कलोड ऑफ सुपीरियर्स। देखिए, अगर डे टू डे ऑपरेशन के डिसीजंस आप सबॉर्डिनेट्स को बोल देते हो लेने के लिए, तो सुपीरियर्स का वर्कलोड जो है वो कम हो जाता है। उनको सिर्फ कोर डिसीजंस लेने के लिए अपना टाइम निकालना होता है। कोर डिसीजन मीन्स जो मेन डिसीजंस हैं, जो पॉलिसीज़ एंड प्लानिंग से रिलेटेड हैं। बेटर एंड क्विक डिसीजंस, अगर उनके पास सफिशिएंट टाइम बचेगा सुपीरियर्स के पास,
तो वो अच्छे डिसीजंस ले पाएंगे. सो क्विक मीन्स जल्दी डिसीजंस ले पाएंगे और बेटर डिसीजंस ले पाएंगे. नेक्स्ट, नेगेटिव इफेक्ट मीन्स इफ़ यू डू नॉट फॉलो दिस प्रिंसिपल, इफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन का अगर आप प्रिंसिपल फॉलो नहीं करते हो तो क्या होगा, अननेसेसरी इंक्रीज इन वर्कलोड ऑफ सुपीरियर्स. मीन्स इसकी स्पेलिंग सही कर लेना सेंट्रलाइजेशन की. देखिए, सुपीरियर्स के ऊपर वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि वो हर छोटा डिसीजन अगर खुद लेते हैं तो उनके पास मेन डिसीजंस के लिए टाइम ही नहीं बचेगा, है ना. या फिर अगर वो मेन डिसीजंस लेंगे भी तो वो जल्दी नहीं ले पाएंगे, उनको बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि उनको बाकी भी बहुत सारे डिसीजंस लेने हैं. तो यहाँ पर अननेसेसरी इंक्रीज इन वर्कलोड ऑफ द सुपीरियर. और दूसरा क्या होगा, देर विल बी डिक्लाइन इन एनकरेजमेंट ऑफ सबॉर्डिनेट्स इन केस ऑफ कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन. और अगर कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन होगा ऑर्गेनाइजेशन में, उससे सबॉर्डिनेट्स एनकरेज नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उनको पता है सारी की सारी पावर किसके पास है, टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास है. वी डू नॉट हैव एनी पावर टू डिसाइड एनीथिंग. तो उससे उनके अंदर एनकरेजमेंट की भावना नहीं आएगी, वो डिस्करेज हो जाएंगे, वो ये फील नहीं करेंगे दैट वी आर द पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन. तो अगर आप उनको थोड़ी सी डिसीजन मेकिंग पावर देते हो तो उनको भी ये फील होता है दैट दे आर द पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन. तो ये कुछ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट्स हैं, ये अगर आप अपने एग्ज़ाम में लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा. सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, आई होप you will like this video and keep in touch with us for upcoming videos. Thank you.